आइए सुनते हैं मेरी आज की कहानी, थोड़ी सी बेवफाई। हाय, पहचाना? व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज आया तो उसे देखकर रवीश ने उत्सुकता से प्रोफाइल पिक देखी। एक खूबसूरत चेहरा लेकिन हाथों से ढका सा, और साथ ही स्टेटस भी शानदार। जरूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो, कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। रवीश ने तुरंत पूछा, हु आर यू? क्या मैं आपको जानता हूं? जानते नहीं तो जान लीजिए। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने आई हूं। यानी आप कहना चाहती हैं कि आप मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं। ऐसा कब हुआ? रवीश ने पूछा। अभी, इसी पल, जब आपने मेरे बारे में पूछा। रवीश समझ गया था, लेडी काफी स्मार्ट है और तेज भी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर से मैसेज आया देखकर वो इग्नोर नहीं कर सका। क्या बात है, हमसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये तो मैंने नहीं कहा, रवीश ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं समझूं कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। उधर से फिर मैसेज आया। यही समझ लो, मगर मुझे भी तो पता चले कि आप हैं कौन, रवीश ने जानना चाहा। तो जवाब आया, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बताऊंगी। उस युवती ने स्माइली भेजी तो रवीश का दिल हौले से धड़कने लगा। वो सोच में डूब गया कि ये लेडी अजनबी है या उसे पहले से जानती है। कहीं कोई कॉलेज की पुरानी दोस्त तो नहीं जो मजे लेने के लिए मुझे मैसेज कर रही है। मुश्किल ये थी कि फोटो में चेहरा भी पूरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। कहीं वही तो नहीं? उसने लपक कर फोन उठाया, लेकिन बीवी का नंबर देखकर मुंह बन गया और तुरंत ही उसने फोन काट दिया। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि फोन फिर से आ गया। झल्लाते हुए उसने फोन उठाया। यार, 10 मिनट बाद करना, अभी मैं मीटिंग में हूं। ऐसी क्या आफत आ गई है जो कॉल पे कॉल किए जा रही हो? बीवी यानी साधना हमेशा की तरह चिढ़ गई। ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? अगर पहली कॉल ही उठा लेते तो दोबारा कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पर रवीश बोला, पर आधे घंटे पहले भी तो फोन किया था ना तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। फिर अब क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हम जिन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनमें बेतकल्लुफी आ ही जाती है। रवीश की पत्नी साधना फोन पर कह रही थी, देख रही हूं अब तुम्हें मेरा फोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतजार में तुम खाना पीना भूल जाते थे। रवीश बोला, प्लीज साधना, समझा करो, मैं यहां काम करने आया हूं, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। उधर से फोन कट चुका था। रवीश सिर पकड़ कर बैठ गया। कभी कभी रिश्ते भी भार बन जाते हैं जिन्हें ढोना मजबूरी का सबब बन जाता है, और कुछ नए रिश्ते अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगने लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान करने लगती हैं, उस वक्त मरहम की तरह किसी अजनबी का साथ जिंदगी में नया उत्साह और जीने की नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रवीश अपनी बीवी से प्यार नहीं करता था, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कुछ बुरी सी लगने लगती है। प्यार अच्छा है, मगर पोजेसिवनेस नहीं। हद से ज्यादा पोजेसिवनेस बंधन लगने लगती है। तब रिश्ते भार बन जाते हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है। रवीश की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था।
और इस खालीपन को भरने के लिहाज से उस अनजान युवती का दखल उसे अच्छा लग रहा था। जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने लगा था। नई ख्वाहिशों की आँच मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एक बार फिर से जिंदगी के प्रति उसका रुझान बढ़ने लगा था। दिलो दिमाग में बार बार उसी लड़की का ख्याल उमड़ता कि कब उसका मैसेज आए और उसकी धड़कनों को बहकने का मौका मिले। हाय, क्या सोच रहे हो? अचानक फिर से आए उस युवती के मैसेज ने रवीश के होठों पर मुस्कान बिखेर दी। बस तुम्हें ही याद कर रहा था, उसने फौरन जवाब दिया। तो उधर से मैसेज आया। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, मैं हूं ही ऐसी बला जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो फिर दिल से नहीं जाती। ये पढ़कर रवीश हंस पड़ा। कितनी सहज और मजेदार बातें करती है वो। उसने फिर पूछा, इस बला का कोई नाम तो होगा? जवाब आया, हाँ, मेरा नाम कल्पना है। नाम बताने के साथ ही उसने एक खूबसूरत सी शायरी भेजी। हंसी जज्बातों से लबरेज वो शायरी रवीश ने कई बार पढ़ी और फिर शायरी का जवाब शायरी से ही देने लगा। सालों पहले वो भी शायरी लिखा करता था। कल्पना की वजह से आज फिर से उसका ये पैशन जिंदा हो गया था। देर तक वो दोनों चैटिंग करते रहे। ऐसा लगा जैसे उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। उस युवती की बातें रवीश के मन को छूने लगी थी। वो बड़े बिंदास अंदाज में बातें करती थी। समय के साथ उसकी जिंदगी में उस युवती का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। अब तो रोज ही उसकी सुबह की शुरुआत उसके एक प्यारे से मैसेज से होती। कभी कभी वो बहुत अजीब से मैसेज भी भेजती। कभी कहती, आपने अपनी जिंदगी में मेरी क्या जगह सोची है? तो कभी कहती कि क्या हमारा चंद पलों का ही साथ रहेगा? एक बात जो रवीश आसानी से महसूस कर सकता था वो ये कि उसकी बीवी साधना की खोजी निगाहें अब शायद उस पर ज्यादा गहरी रहने लगी थीं। उसके अंदर चल रही भावनात्मक उथल पुथल और सवर रही अनकही दास्तान का जैसे उसे एहसास हो चला था। यहाँ तक कि यदा कदा वो उसके मोबाइल भी चेक करने लगी थी। देर से आता तो सवाल करती। जाहिर है रवीश को गुस्सा आ जाता। एक दिन उसने झल्लाकर कह दिया, मैंने तो कभी तुम्हारे एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा। कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो? तो उस पर वो तपाक से बोल उठी, तो पता रखो ना, मैं यही तो चाहती हूं। इस पर रवीश बोला, पर ये सिर्फ पॉसेसिवनेस है और कुछ नहीं। प्यार में पॉसेसिवनेस जरूरी है रवीश, तभी तो पता चलता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है और बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इस पर साधना का ये जवाब था। तो रवीश बोला, ये तो सिर्फ बेवकूफी है, मैं इसे सही नहीं मानता। देख लेना, यदि तुम ये अपना रवैया नहीं बदलोगी ना तो शायद एक दिन मुझसे हाथ धो बैठोगी। रवीश ने कह तो दिया, मगर बाद में उसे खुद ही बहुत अफसोस हुआ। पूरे दिन साधना भी रोती रही और वो लैपटॉप लेकर परेशान चुपचाप बैठा रहा। उस दिन के बाद उसने कभी भी साधना से इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही साधना ने ही कुछ कहा। मगर उसका शक करना और उस पर नजर रखना और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उधर रवीश की जिंदगी में नई दोस्ती की बगिया बखूबी खिलने लगी थी। कल्पना मैसेज और शायरी के साथ साथ अब थोड़ी प्यार भरी बातें भी करने लगी थी और वैसे ही वीडियोस और चटपटे जोक्स भी शेयर करने लगी थी। कभी कभी रवीश को कोफ्त होती कि इन्हें देखते वक्त वो इतना घबराया हुआ सा क्यों रहता है, निश्चिंत होकर इनका आनंद क्यों नहीं उठा पाता। जाहिर है
चोरी छिपे कुछ किया जाए तो मन में घबराहट तो होती ही है, और वही उसके साथ भी होता था। आखिर कहीं ना कहीं वो अपनी बीवी से धोखा तो कर ही रहा था। इस बात का अपराध बोध तो उसे भी था ही। एक दिन कल्पना ने उसे एक बहुत चुलबुला सा वीडियो शेयर किया, और तभी साधना भी बड़े गौर से उसे देखते हुए गुजरी। वो चुपके से अपना टैबलेट लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वीडियो डाउनलोड कर इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब निश्चिंत हो गया कि साधना आसपास नहीं है, तो वीडियो देखने लगा। आज इस वीडियो के बाद पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि काश कल्पना से उसकी एक मुलाकात हो जाए। साधना की अनुभवी निगाहें उस पर टिकी थीं। निगाहें चुराता हुआ रवीश लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसे खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वो ऐसा कैसे हो गया। एक समय था जब साधना उसकी जिंदगी थी, और आज किसी और के आकर्षण ने उसे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उधर समय के साथ कल्पना की हिमाकतें भी बढ़ने लगी थीं। वो भी बहकता जा रहा था। एक अजीब सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी उसे ऐसा लगता कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इधर साधना को धोखा देने का अपराध बोध, तो दूसरी तरफ अनजान लड़की का बढ़ता आकर्षण। वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके मैसेज ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने लिखा था, क्या अब हमारे रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से एक बार तो मिलें? जरूर, जब तुम कहो, रवीश ने फौरन जवाब दिया, जैसे वो इसी बात के इंतजार में बैठा था। रवीश ने उसे स्वीकृति तो दे दी, मगर मन में एक कसक सी उठी। मन का एक कोना एक अनजान से अपराध बोध से घिर गया। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं? रवीश ने देखा साधना सामने उदास सी बैठी थी, जैसे उसे रवीश के मन में चल रही उथल पुथल का एहसास हो गया था। अचानक वो उसके पास आकर बोली, माँ से मिले बहुत दिन हो गए, जरा मेरा रिजर्वेशन करवा दो, इस बार मैं 1-2 महीने वहां रहकर ही आऊंगी। उसकी उदासी और दूर होने का एहसास रवीश को कुछ परेशान कर गया। ऐसा लगा जैसे साधना के साथ वो बहुत गलत कर रहा है और उसका दोषी है। मगर कल्पना से मिलना और उसके साथ वक्त बिताने के लालच से निकलना इतना आसान नहीं था। अजीब सी कश्मकश से घिरा हुआ था वो। बहुत कुछ सोचते सोचते न जाने कब उस दिन उसे नींद आई। सुबह उठा तो मन शांत था। देर रात वो कल्पना को एक मैसेज भेजकर सोया था। सुबह उसका जवाब पढ़ा तो होठों पर मुस्कान खिल गई। फिर ट्रैक सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर आया तो कमरे में देखा साधना बिस्तर पर नहीं थी। घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ा परेशान सा वो साधना को देखने छत पर गया तो पाया एक कोने में चुपचाप खड़ी वो उगते सूरज को एकटक देख रही थी। उसने पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। साधना ने उसकी तरफ देखा तो वो और भी विचलित हो उठा, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो एकदम प्रश्नवाचक नजरों से साधना की तरफ देख रहा था। तभी वो बोली, आई लव यू रवीश। तो रवीश बोला, आई नो डियर, बट हुआ क्या है तुम्हें? अचानक वो रोती रोती हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से बेवफाई करनी भी नहीं आती क्या? रवीश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अपनी महबूबा को भला कोई ऐसे मैसेज करता है क्या? कल रात को क्या मैसेज किया था तुमने? तुमने लिखा था, डियर कल्पना, जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है नई खुशियां पाने के, जीवन में नए रंग भरने के, मगर वो खुशियां तभी तक जायज हैं जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते से न गुजरना पड़े। किसी को दर्द देकर पाई गई खुशी की कोई अहमियत नहीं।
प्यार पाने का नहीं, बस महसूस करने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया, मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे दिल में खुशी बनकर रहोगी, मगर तुम्हें अपने अंतस की पीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुमसे मिलने का फैसला मैंने प्यार के आवेग में लिया था, मगर अब दिल की सुन के तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में सीमा समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आई थिंक तुम मेरी मजबूरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं रहोगी। कीप स्माइलिंग। रवीश ने चौंकते हुए पूछा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही तुम्हारी कल्पना भी हूं और मैं ही तुम्हारी साधना भी, कहकर वो जोर से खिलखिला पड़ी। और रवीश ने भी शायद बहुत दिनों बाद सच्चे प्यार की ठंडक महसूस की। आज उसका मन बहुत हल्का हो गया था। बेवफाई के इल्जाम से आजाद जो हो गया था वो।